का वेलकम मिले जिस तरह का इस साल बजट को मिला है, और उसकी वजूहात हैं। और देखिए, इसके बावजूद कि पूरा इस वक्त दुनिया कोरोना की लपेट में है, पाकिस्तान के अंदर हमने तकरीबन 4% की शरह से जो तरक्की हासिल की, उसके नतीजे में पाकिस्तान में आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी बेहतर हुई है। 1100 अरब रुपया हमारा रूरल इकॉनमी में गया है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो ट्रैक्टर्स हैं उनकी फ़रोख्त में 64% इजाफा हुआ, जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो खाद है, उनकी फ़रोख्त में इजाफा हुआ, मोटरसाइकिलों की फ़रोख्त में इजाफा हुआ। और इस तरक्की के समरात हैं कि अब हमारा जो तरक्याती बजट है इस साल का वो 900 अरब रुपए के लगभग है, और जो सूबों का शेयर है वो भी 27% के करीब होगा। यानी आप देखिए कि इस हिसाब से सिंध को तकरीबन 700 साढ़े 700 अरब रुपया इस साल जो है वो वफाकी हुकूमत दे रही है। अब उम्मीद है कि इस साल जो हमारी सिंध की हुकूमत है वो कोई पैसा आवाम के ऊपर भी लगा देगी, क्योंकि अभी तक जितना पैसा इनको मिलता है पिछले सालों में आप देखें कोई तकरीबन 2 सालों में 1500-1600 अरब रुपया जो है वो ओवरऑल सिंध को मिला है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहा कि वो सिंध में पैसा कहाँ गया। 1990 से कराची में रेंजर्स है, सिंध हुकूमत अपनी पुलिस खुद नहीं बना सकी। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो बुनियादी इंस्टीट्यूशंस हैं बिल्ड करने के, वो भी सिंध हुकूमत में बिल्ड नहीं हो सके, और उसकी वजह से एक आम जो आदमी है, ख़ुसूसन जो हमारी बड़ी आबादियाँ हैं कराची के लोग जो हैं वो शिकवा करते नज़र आते हैं कि हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। और उसकी वजह यह है कि जो सिंध हुकूमत है वो यहाँ पे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं हो रहा, और ये मसला सिर्फ कराची का नहीं है कि उसका हक का जो पैसा है वो वहाँ नहीं मिल रहा। गोटकी को देखिए, गोटकी जो है वो सबसे ज़्यादा सिंध का जो एक पैसा, डायरेक्ट पैसा जो तेल और गैस की रॉयल्टी में आता है वो गोटकी बदीन की हिस्से में आता है, लेकिन आप उनकी हालत देख लीजिए। तो मेरी नज़र में जो हमारे यहाँ आर्टिकल 148 जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कराची में जो डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर आए, उसको जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन से उसको पैसा जाए और वो कराची के लोगों के ऊपर डायरेक्टली पैसे खर्च कर सकें। अगर हम मुराद अली शाह साहब एंड कंपनी के ऊपर बैठे रहे तो अगले भी सालों में कराची और सिंध में तरक्की जो है वो नामुमकिन है। जब तक ये निज़ाम तब्दील नहीं होगा, जब तक हम इसमें स्ट्रॉन्ग, और जो बाकी सूबों में भी लोकल गवर्नमेंट्स की ज़रूरत है, लेकिन जो ज़रूरत सिंध में है लोकल गवर्नमेंट की वो किसी और सूबे में उतनी नहीं है जितनी यहाँ पे, क्योंकि एक एनॉमली क्रिएट हो गई है। यहाँ पे बहुत बड़ा जो टैक्स का पैसा है वो कराची से, और कराची में हमारी ये जो तरक्की की शरह है जो 4% है, ये इस वक्त 4.5-5 को भी क्रॉस कर गई होती अगर सिंध में हुकूमत PTI की होती, क्योंकि कराची जब तक उस तरीके से उसको हम अपने मुआशी उस कहिए के पहिए के साथ कराची का पहिया नहीं जुड़ता, उस वक्त तक हमारी मईशत को वो ताकत नहीं मिल सकती जो मिलनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से कराची के ऊपर एक रिट्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है, एक ऐसी हुकूमत है जिसकी पसमानदा सोच है, वही अपने हल्के के लोगों को अदारों में लगा दो, उनका बेड़ा गर्क कर दो, वही हर काम का। आप देखिए कि जितनी इस वक्त स्कीमें जो हैं मुल्क के बाकी तमाम इलाकों में अप्रूव हो रही हैं, बड़ी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पर कराची में कोई नई स्कीम मंजूर नहीं हो रही। इंडिविजुअल ठेकेदार यहाँ पे तंग है, हर जगह के ऊपर उसको पैसे देने पड़ते हैं। हमारा जो शहरी हैं वो तंग हैं, सुबह निकलते हैं सड़कें ख़राब हैं, प्रोविंशियल प्रॉब्लम, ट्रैफिक लाइट्स काम नहीं कर रही, प्रोविंशियल प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल्स सही नहीं है, प्रोविंशियल प्रॉब्लम है, स्कूलों में जो है प्रॉब्लम्स हैं, प्रोविंशियल प्रॉब्लम्स हैं। सो ये हमें ये मसाइल जो हैं इनका इदराक है, लेकिन इसकी निज़ाम की तब्दीली के लिए सही करनी पड़ेगी। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करता हूँ कि आर्टिकल 148 को अप्लाई करें, और अगर आपने अप्लाई नहीं किया, जो आपकी आइनी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट की कि वो आइन जो है वो लागू करें, तो ये जो सिंध है और कराची जो है यहाँ पे जो सिचुएशन है वो खराब हो साहब ये बता दें कि वज़ीर आला सिंध की तरफ से कहा गया कि वफाक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी SIDCL का उन्होंने जिक्र किया कि उसको तो फंड दे रहा है और हमें सूबाई हुकूमत को नहीं दे रहा। एक ये बात, दूसरा 162 अरब का पैकेज कहा गया, 1100 अरब रुपए का वादा वज़ीर आज़म ने किया,
ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, तो कराची में कब साथ ये भी ले लीजिएगा फवाद साहब, K4 का मंसूबा वापडा के हैंडओवर हो चुका है। कराची में अब पानी जो है वो 40% दस्तियाब है, 60% शहरियों को पीने का पानी दस्तियाब नहीं है। पीने का पानी दस्तियाब नहीं है, बुनियादी जिम्मेदारी पीने का पानी दस्तियाब करना जो है, और तो जो 7वां बदतरीन शहर हो गया है इकोनॉमिस्ट के लिए, और जाहिर है कि उसके लिए हम मुराद अली शाह साहब को और इनकी पार्टी को जिम्मेदार ही ठहराएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो बड़ी अनफॉर्चुनेट है, देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने और बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने वफाक की सियासत की थी। उन्होंने पाकिस्तान को कराची में कॉम्प्रेस जमातों के ख़िलाफ़ एक सीसा पलाई दीवार अगर बनी थी तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो थी। ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि जब से ये पार्टी ज़रदारी साहिबान के हाथ में गई है, उन्होंने इसको एक सिंधी कॉम्प्रेस पार्टी में पीपल्स पार्टी को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। एक महदूद सोच के साथ इंतहाई अफसोसनाक बयानात आते हैं कि पंजाब जो है, और वो बयान किसी लीडर की तरफ से नहीं आ रहा, खुद चेयरमैन पार्टी के कहते हैं पंजाब ने पानी चोरी कर लिया। पंजाब आपसे अलहदा नहीं है, पंजाब भी वफाक का है, सिंध भी वफाक का है। हम पहले पाकिस्तानी हैं, बाद में हम अपने अपने सूबों के हैं। तो अगर आप अपनी महदूद सोच रखेंगे, और आपको तो मैं गुजारिश करूंगा कि पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की सियासत से सबक सीखें। अगर आपने कॉम्प्रेस पार्टियों की सियासत करनी है तो वो तो यहाँ पे फिर पहली लाइन लगी हुई थी, पीपल्स पार्टी तो जगह ही ना बना सकती। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक वो पार्टी जिसकी एक नेशनल स्टेचर था, उसको एक बदकिस्मती से इंटीरियर सिंध की पार्टी बना दिया गया है। और इसका जाहिर है कि हम तो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, हम तो चाहते हैं वफाकी जमातें हों और वफाकी सियासत हो, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट। और ये दूसरी बात ये है कि जो वफाक का पैसा है वो उस वक्त तक 100% खर्च नहीं हो सकता जब तक सूबाई अथॉरिटीज़ उसके साथ नहीं मिलेंगी। चाहे वो K4 का प्रोजेक्ट है, चाहे वो आपका ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट है, जब तक प्रोविंशियल महकमे अपने काम नहीं करेंगे ये पैसे खर्च नहीं हो सकेंगे। इसीलिए मैं तो समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत ने जो भी PSTP का प्लान किया है, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा केस है PTI ने फाइल किया हुआ है, हमें उस पर जोर देना होगा कि यहाँ पर एक मुकामी हुकूमतों का निज़ाम लगाया जाए। डायरेक्ट मेयर आना चाहिए कराची का, उसको डायरेक्ट फंडिंग जाए, वो रिस्पॉन्सिबल हो अपने मामला। फवाद भाई, ऐसा इकबाल ये कहते हैं कि आप जो है टेक्नोलॉजी के बड़े अफलातून बने फिरते हैं, लेकिन हमें जो है टेक्नोलॉजी बढ़ाने की कोशिश ना करें। देखिए, बात यह है कि एहसन इकबाल साहब जो हैं वो एक सीनियर आदमी हैं, और मैं ये उनसे ये कहूँगा कि कभी जो है वो अकल की बात भी कर लिया करें। और ज़रूरी है कि कोई भी बात करने से पहले आप उस चीज़ को देख लें। मसलन उन्होंने जो EVM को मुस्तरद किया, उन्होंने देखा भी नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है क्या। सब पार्टियां यहाँ पर क्या करती हैं, हम चारों साल जो इलेक्शन होते हैं, हारने वाला कहता है ये इलेक्शन सही नहीं हुआ, जीतने वाला कहता है कि नहीं ये सही हुआ है। हम ये कहते हैं अगर हमारी प्रपोजल्स गलत हैं, हमने कौमी असम्बली के अंदर एक पूरा बिल जो 49 तरामीम है वो हमने पेश की। अगर अपोजिशन समझती है कि ये तरामीम गलत है, जैसे उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक नहीं देना चाहिए, हम कहते हैं नहीं देना चाहिए, हमारा एक इसके ऊपर मौक़िफ़ है। बाकियों के ऊपर भी वो अपना अपना मौक़िफ़ दे दें। वो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं होनी चाहिए, वो बताएं क्या होना चाहिए कि जिससे आपकी वोटिंग जो है वो जिसके ऊपर तमाम लोगों का एतमाद हो। इमरान खान अपना कोई ये नहीं कि हमारी ज़िद है, हम तो कह रहे हैं आप आएँ, हमें बताएं आप चाहते क्या हैं। लेकिन ये हमें कज़िया तो ख़त्म करना पड़ेगा ना कि हर दफ़ा इलेक्शन होते हैं, हारने वाली पार्टी कहती है धांधली हो गई है, और फिर उसके बाद हम एक दूसरे को शुरू हो जाते हैं। सो अल्टीमेटली इलेक्शन शफाफ करने के लिए आपको एक संजीदा एफर्ट चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ये पोजीशन बहुत ज़्यादा गैर संजीदा। अब समझिए कि यूँ लगता है ऐवान के अंदर जब हम जाते हैं तो यूँ लगता है कि ये कोई वो टेप बॉल से क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं जो अपनी बारी लेके भागना चाहते हैं। और इस वक्त अपोजिशन का रवैया तकरीबन वैसा ही है। आपने कल भी देखा बजट में जिस किस्म का रवैया इख्तियार किया अपोजिशन ने और एहसन इकबाल साहब ने और बाकी जो सारे लोग वहाँ पे खड़े थे, अब उसमें शर्म आती है कि आप क्या किस तरह आप ये बताइएगा कराची का आप लुक लेके आए तो एक तरफ जो है वो हिंद हुकूमत ने जाली डोमिसाइल जो बढ़ती हुई थी,
जांच शुरू की तो आपकी हुकूमत के प्रेशर के बाद उसको रोक दिया गया। वफाक इसमें अपना क्या किरदार अदा करेगा जो मसाइल पे कब्जा हुआ हुआ जिस तरह से? और कि अभी कुछ दिनों पहले हमला हुआ था जहाँ पे देश के नारे लगे थे और मुल्क मुखालिफ नारे भी लगे थे, उस हवाले से वफाक क्या किरदार अदा करेगा उन मुल्ज़मान के खिलाफ? देखिए, ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यही तो बदकिस्मती है। सिंध की हुकूमत खुद कौम परस्ती की सियासत में पड़ गई है। पीपल्स पार्टी तो ऐसी कभी भी नहीं थी। मैं इस पर ज़्यादा इसलिए नहीं बात करना चाहता कि मेरी ख्वाहिश ये है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इसको रियलाइज़ करे और दोबारा वफाक की सियासत की तरफ वापस आए। सीनियर आदमी बजट पास करवा लेंगे। सेनेट के इकरानी ने कहा है कि ये NFC के बगैर बजट पेश की गई है जो सेनेट से कभी मंजूर करने नहीं देंगे। पहली बात तो यह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ये पता होना चाहिए, तो बहुत ही सीनियर आदमी है, मेरा तो बहुत ही उनका एहतराम है। सेनेट तो बजट पास ही नहीं करती, बजट तो नेशनल असम्बली पास करती है। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उनको अच्छी तरह पता होगा, शायद वो मजाक कर रहे हैं। पाकिस्तान से ज़मीनी और फ़िज़ाई एक्सेस मांगा अफगानिस्तान के लिए, वो बात कहीं पे खत्म हो गई है जो उसमें मज़ीद कोई एपिसोड आना आगे बाकी है। पहली बात तो यह है कि इस पर शाह महमूद कुरैशी साहब अपना पॉलिसी बयान दे चुके हैं, मैं काबीना की तरफ से पॉलिसी बयान दे चुका हूँ। हम कोई ना सिर्फ ये कि हम अड्डे किसी किस्म के जो है वो अमेरिका को दे नहीं रहे हैं, और ना इसके अलावा हमने जो सर्विलेंस थी ड्रोन्स की वो भी ख़त्म कर दी, और इस वक्त पाकिस्तान के तमाम अड्डे पाक फ़ज़ाइया के कंट्रोल में हैं। आपने सवाल किया कि बजट जो है वो पास हो जाएगा। देखिए, ये पोजीशन जब से हुकूमत बनी है, फजलुर रहमान साहब तो मेरा ख्याल है कुछ 6-8 महीने बाद धरना लेके आ गए थे। 3 साल हो गए हैं इनको ये कहते कहते कि इस दफ़ा बजट पास नहीं होगा, इस दफ़ा नो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। हर दफ़ा आप देखते हैं कि बेचारे कागज़ के बैनर लेके कोने में खड़े होते हैं, और अगले 7 साल भी इन्होंने यही करना है। 2 साल ये और 5 साल अगले, तो इंशाल्लाह 7 साल आपको ये अपोजिशन यहीं कोने पे बैनर लेके खड़ी नजर आएगी। हाँ साहब, जदीद टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। पाकिस्तान TV पे HD कब होगा, PTV कब अपना इस जदीद दौर के साथ? बिल्कुल, बहुत अच्छा। 14 इंशाल्लाह 14 अगस्त को हम पूरा PTV रीवैम्प करके रेडियो भी और PTV बिल्कुल नया रीलॉन्च कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने जो जिस तरह बाकी इदारों का बेड़ा गर्क किया, PTV का भी बेड़ा गर्क किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मामला हमने संभाल लिए हैं। 14 अगस्त को PTV की और रेडियो पाकिस्तान की पूरी नई रीवैम्पिंग। अच्छा, ये बताइएगा, वाजिद व्यास को DGFIA के ओहदे से हटाने के पीछे क्या कहानी है? क्या जहांगीर तरीन के खिलाफ जो केसेस थे उनमें नरमी की वजह है ये? देखिए, पहली बात तो यह है कि सनाल अब्बासी जो है वो नए DGFI आए हैं, और जो आप कराची के लोग हैं आप तो उनको अच्छी तरह जानते हैं। आई थिंक इज़ अ वेरी ऑनरेबल ऑफिसर, और वाजिद व्यास साहब भी बड़े ऑनरेबल ऑफिसर थे। और इस तरह की जो ट्रांसफ़र तबादले हैं ये एक मामूल का हिस्सा है, ये चलते रहते हैं। और अगर आप ये समझते हैं, जो लोग आप में से बहुत सारे लोग इनको वासी साहब को जो जानते भी हैं, आपका ख्याल है कि वो इस तरह से नरमी करेंगे, और उससे भी बढ़ के आप में से जो लोग इमरान खान को जानते हैं उनका यह ख्याल कि वो ऑफिसर बदल देंगे कि किसी को नरमी करनी है, सख्ती करनी है। इमरान खान ऐसा करने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया यार। अपना हमीद, मेरा दूसरा नंबर है। ठीक है।